हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सक्सेस सीरीज एजुकेशन से। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम पाठ 4 पढ़ने जा रहे हैं। पाठ 4 के लेखक हैं धीरंजन मालवीय जी। लेखक ने प्रस्तुत पाठ वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रामन में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय वैज्ञानिक के संघर्षमय जीवन का चित्रण किया है। वेंकटरामन के जीवन में कितनी कठिनाइयाँ थी, उन्होंने उन कठिनाइयों का सामना किस तरह से किया, उन्होंने जो है भारतीय लोगों के मन में जो है आत्मविश्वास किस तरह से भरा, ये सब जो है लेखक ने इस पाठ में बताया है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। पेड़ से सेब गिरते हुए तो लोग सदियों से देखते आ रहे थे, मगर गिरने के पीछे छिपे रहस्य को न्यूटन से पहले कोई और समझ नहीं पाया था। लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि पेड़ से सेब को गिरते हुए तो लोग बहुत पहले से देखते आ रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि आखिर ये सेब पेड़ से नीचे ही क्यों गिर रहा है, ये कहीं बीच में क्यों नहीं रुक रहा या ऊपर की ओर क्यों नहीं गिर रहा। तो ये जो है सबसे पहले न्यूटन ने इस पर ध्यान दिया था, उन्होंने इस रहस्य से पर्दा उठाया था कि जो सेब है वो पेड़ से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है नीचे की ओर गिरता है। उनसे पहले इस विषय के बारे में कोई समझ नहीं पाया था। ठीक उसी प्रकार विराट समुद्र की नीलवर्णीय आभा को भी असंख्य लोग आदिकाल से देखते आ रहे थे, मगर इस आभा पर पड़े रहस्य के पर्दे को हटाने के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हुए सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। विराट कहा जाता है विशालकाय को, आभा होती है चमक, और असंख्य कहा जाता है अनगिनत जिसकी गिनती ना की जा सके। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि जिस प्रकार से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी, उसी प्रकार से जो है इस विशालकाय समुद्र की जो नीलवर्णीय आभा है, यानी जो ये समुद्र है जो नीला चमकता हुआ दिखता है, उसको जो है असंख्य लोग पहले देखते आ रहे थे, मगर ये जो चमक है, ये जो नीली चमक है समुद्र की, इसके रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हमारे सामने कौन उपस्थित हुए? सर चंद्रशेखर वेंकट रामन। बात सन 1921 की है, जब रामन समुद्री के डेक पर खड़े होकर नीले समुद्र को निहारना प्रकृति प्रेमी रामन को अच्छा लगता था। अब यहाँ लेखक बात बता रहे हैं सन 1921 की। लेखक बताते हैं कि सन 1921 में जो है एक बार रामन जो है समुद्री यात्रा कर रहे थे। वे जो है जहाज के डेक पर खड़े थे और नीले समुद्र को जो है देख रहे थे। लेखक बताते हैं कि जो रामन है वो एक प्रकृति प्रेमी थे, उन्हें प्रकृति से बहुत ज्यादा प्रेम था। उन्हें जो है इस तरह से समुद्रों को निहारना या फिर प्रकृति को निहारना बहुत अच्छा लगता था। वे समुद्र की नीली आभा में घंटों खोए रहते, लेकिन रामन केवल भावुक प्रकृति प्रेमी ही नहीं थे, उनके अंदर एक वैज्ञानिक की जिज्ञासा भी उतनी ही सशक्त थी। जिज्ञासा कहा जाता है जानने की इच्छा को। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि जो समुद्र की ये नीली आभा थी, जो ये नीली चमक थी, वो उसमें घंटों खोए रहते थे। लेकिन रामन के लेकिन लेखक यहाँ बताते हैं कि जो रामी ही नहीं थे, वो जो है अपने अंदर एक ऐसी जानने की इच्छा को दबाए बैठे थे कि वो हर एक चीज में ये जानने की कोशिश करते थे कि ये चीज इस तरह की क्यों है। यानी वे जब भी कोई चीज देखते थे प्रकृति की, तो उसके पीछे जो है वैज्ञानिक कारण खोजने की इच्छा रखते थे। वे उस चीज के अंदर जो है कोई ना कोई वैज्ञानिक घटना, कोई ना कोई वैज्ञानिक रहस्य जो है छिपा हुआ पाते थे, वे उसे खोजने में लगे रहते थे। ये उनकी जानने की इच्छा थी कि हर चीज में कोई ना कोई वैज्ञानिक रहस्य जरूर होता है। यही जिज्ञासा उनसे सवाल कर बैठी, आखिर समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं? जिज्ञासा होता है जानने की इच्छा। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो ये जानने की इच्छा थी, यानी हर चीज के पीछे जो रामन वैज्ञानिक रहस्य खोजा करते थे, यही इच्छा जो है उनसे सवाल कर बैठी कि जो ये समुद्र का रंग है वो आखिर नीला ही क्यों होता है, वो कुछ और क्यों नहीं होता, हरा काला पीला क्यों नहीं होता, वो आखिर नीला ही क्यों होता है। अब उनके अंदर जो है इस क्वेश्चन के आंसर को जानने की इच्छा उठ गई थी। रामन सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए। जवाब ढूंढते ही वे विश्वविख्यात बन गए। विश्वविख्यात होता है संसार में प्रसिद्ध होना।
तो लेखक बताते हैं कि रामन जो है अब इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए कि आखिर समुद्र का रंग जो है वो नीला क्यों होता है। और जैसे ही उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया, वो विश्व में प्रसिद्ध हो गए, उनका नाम जो है पूरे संसार में जाना जाने लगा। ऐसा कैसे हुआ, ये हम आगे पाठ में पढ़ेंगे। रामन का जन्म 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में हुआ था। उनके पिता विशाखापट्टनम में गणित और भौतिकी के शिक्षक थे। भौतिकी कहा जाता है फिजिक्स को। अब लेखक यहाँ पर रामन के बारे में बता रहे हैं कि उनका जन्म जो है 7 नवंबर सन 1888 को तमिलनाडु के एक छोटे से नगर तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके जो पिता हैं वो विशाखापट्टनम में मैथमेटिक्स और फिजिक्स के अध्यापक थे। वे मैथमेटिक्स और फिजिक्स को पढ़ाया करते थे। पिता इन्हें बचपन से गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जिन दो विषयों के ज्ञान ने इन्हें जगत प्रसिद्ध बनाया, उनकी सशक्त नींव जो है उनके पिता ने ही तैयार की थी। अतिशयोक्ति होता है बढ़ा चढ़ाकर जब हम किसी बात को कहते हैं, उसे कहा जाता है अतिशयोक्ति। तो लेखक यहाँ पर बताते हैं कि रामन के पिता जो है उन्हें बचपन से मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ाया करते थे। अब लेखक यहाँ ये भी बताते हैं कि इसमें हम कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं कर रहे हैं कि जो रामन है उन्हें जो है इन्हीं दो विषयों ने जो है जगत प्रसिद्ध बनाया था, और इन्हीं दो विषयों की जो है सशक्त नींव जो है उनके पिता ने बचपन से ही तैयार कर दी थी। यानी जो रामन थे वो बचपन से ही मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बहुत ज्यादा अच्छे थे। उनके पिता उन्हें मैथमेटिक्स और फिजिक्स करते थे। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने पहले ABN कॉलेज तिरुचिरापल्ली से और फिर रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से की। BA और MA दोनों की परीक्षाओं में उन्होंने काफी अच्छे अंक हासिल किए। लेखक बताते हैं कि जो कॉलेज की पढ़ाई है वो उन्होंने पहले ABN कॉलेज से की जो तिरुचिरापल्ली में है, और फिर उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से जो है अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। BA और MA में भी लेखक बताते हैं कि उन्हें बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए थे। रामन का मस्तिष्क विज्ञान के रहस्यों को सुलझाने के लिए बचपन से ही बेचैन रहता था। लेखक बताते हैं कि जो रामन है उनका जो माइंड है वो पहले से ही बचपन से ही जो है साइंस के जो रहस्य होते हैं, साइंस में जो छिपी हुई बातें होती है, उन रहस्यों को सुलझाने में जो है उन्हें बहुत मजा आता था। वे बचपन से ही इन चीजों में इंटरेस्ट रखते थे कि हर चीज के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन होता है। वे उस साइंटिफिक रीजन को हमेशा से तत्पर रहते थे। अपने कॉलेज के ज़माने से ही उन्होंने शोध कार्यों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया था। शोध कार्य होता है अनुसंधान के कार्य, यानी किसी तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें उन्हें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हुआ करती थी। ये दिलचस्पी जो है कॉलेज के ज़माने से ही, कॉलेज के दिनों से ही उनमें शुरू हो गई थी। उनका पहला शोध पत्र फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उनकी दिली इच्छा तो यही थी कि वे अपना सारा जीवन शोध कार्यों को ही समर्पित कर दें, मगर उन दिनों शोध कार्य को पूरे समय के कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। अब लेखक बताते हैं कि जो रामन है, जो उनका पहला शोध पत्र था वो फिलोसॉफिकल मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद जो है उनकी दिली इच्छा ये थी कि वो अपना सारा जीवन जो है शोध कार्यों में समर्पित कर दे। वो अपना सारा जीवन जो है, अपनी पूरी लाइफ जो है एक्सपेरिमेंट्स करने में तत्पर रहे। वे अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे और कुछ ना कुछ नया तत्पर रहे। वे अपने एक्सपेरिमेंट करते रहे और कुछ ना कुछ नया खोजते रहे। लेकिन उन दिनों जो है इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स के जो कार्य होते थे उसे पूरे कैरियर के रूप में अपनाने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। यानी उस समय जो ये शोध कार्य होते थे उन्हें कैरियर के रूप में नहीं देखा जाता था। प्रतिभावान छात्र सरकारी नौकरी की ओर आकर्षित होते थे। प्रतिभावान होता है तेज बुद्धि वाले, यानी जो इंटेलिजेंट बच्चे होते थे वो हमेशा ही सरकारी नौकरी के लिए आकर्षित होते थे। वे चाहते थे कि वे सरकारी नौकरी किसी तरह से हासिल कर लें। रामन भी अपने समय के अन्य सुयोग्य छात्रों की भांति भारत सरकार के वित्त विभाग में अफसर बन गए। उनकी तैनाती कलकत्ता में हुई। वित्त विभाग होता है आय व्यय से संबंधित विभाग, यानी इनकम टैक्स संबंधित जैसे। तो रामन जो है उस अपने समय के जो उनके अच्छे छात्र थे, उनके समय के जो इंटेलिजेंट बच्चे थे, उनके साथ ही जो है रामन भी भारतीय सरकार के वित्त विभाग में जो है अफसर बन गए थे, और उनकी तैनाती कलकत्ता में भी हो गई थी, यानी भी सरकारी नौकरी मिल गई थी। कलकत्ता में सरकारी नौकरी के दौरान उन्होंने अपने स्वाभाविक रुझान को बनाए रखा। रुझान होता है झुकाव।
अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि भले ही जो रामन है वो सरकारी नौकरी कर रहे थे कलकत्ता में, लेकिन उसके दौरान भी उन्होंने जो है उनका जो झुकाव था, उनका जो शोध कार्य था करने का, उनका दिली इच्छा थी, उसकी ओर वे झुकाव बनाए रखा उन्होंने, यानी वो साथ-साथ अपने शोध कार्य को भी करते रहे। दफ्तर से फुर्सत पाते ही वे लौटते हुए बहु बाजार आते, जहां इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला थी। अब लेखक बताते हैं कि जब वे ऑफिस से घर की ओर वापस आते थे, जब उन्हें थोड़ा सा टाइम मिलता था ऑफिस से, तो वे बहु बाजार आ जाते थे। वे बहु बाजार क्यों आते थे? क्योंकि वहां पर इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की एक प्रयोगशाला थी, एक लैब थी। तो वे अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनको करने के लिए, उनका प्रयोग करने के लिए जो है लैब में आ जाया करते थे। यह अपने आप में एक जिसे कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने वर्षों की कठिन मेहनत और लगन के बाद खड़ा किया था। इस संस्था का उद्देश्य था देश में वैज्ञानिक चेतना का विकास करना। अब लेखक यहाँ बताते हैं जो ये संस्था थी, जो ये लैब थी, ये जो है एक बहुत ही अनूठी लैब थी, एक बहुत ही अलग तरह की लैब थी, जिसे जो है कलकत्ता के एक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने जो है बहुत सारे वर्षों के बाद कठिन मेहनत और लगन के साथ जो है इसे बनाया था, इसे खड़ा किया था। और ये जो संस्था थी, इसका एक उद्देश्य ये था कि ये देश में जो साइंटिफिक जो है सोच है लोगों की, उसका विकास करना चाहती थी, यानी लोगों को जो है साइंस की ओर अग्रसर करना चाहती थी, साइंस की ओर लोगों का ध्यान खींचना चाहती थी। अपने महान उद्देश्य के बावजूद इस संस्था के पास साधनों की नितांत अभाव था। रमन इस संस्था की प्रयोगशाला में काम चलाऊ उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए शोध कार्य करते। साधन होता है औजार और नितांत बहुत अधिक कमी। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि जो ये संस्था थी, इसका जो उद्देश्य था वो बहुत ज्यादा महान था, यानी ये संस्था लोगों की साइंस की ओर जो है आकर्षित करना चाहती थी, उन्हें साइंस के बारे में अच्छे ज्यादा से ज्यादा बताना चाहती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस संस्था को कोई ज्यादा प्रोत्साहन नहीं मिलता था, यानी इसके पास औजार की बहुत ज़्यादा कमी थी, यानी उनके पास जो है बहुत ज़्यादा ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिसमें वो एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। तो रामन भी जो है जब इस संस्था में, इस लैब में जो जाते थे काम करने के लिए, अपने प्रयोग करने के लिए, तो वे वहाँ पर काम चलाऊ उपकरणों का ही इस्तेमाल करते थे और अपने शोध कार्य को करते रहते थे। यह अपने आप में एक आधुनिक हठ योग का उदाहरण था, जिसमें एक साधक दफ्तर में कड़ी मेहनत के बाद बहु बाजार की इस मामूली सी प्रयोगशाला में पहुंचता और अपनी इच्छा शक्ति के जोर से भौतिक विज्ञान को समृद्ध बनाने का प्रयास करता। अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि ये बात, यानी जो रामन थे वो पहले दफ्तर में बहुत ज्यादा कि ये बात यानी जो रामन थे वो पहले दफ्तर में बहुत ज्यादा कठिन कार्य करते थे, उसके बाद लैब में आकर काम करते थे, यानी वो आराम नहीं करते थे, वो बहुत ज्यादा काम करते थे। तो ये बताते हैं कि ये बहुत ही आधुनिक हठ योग का उदाहरण था, एक कि एक जो साधक है, यानी जो ये काम करने वाला है, जो अपने काम के प्रति निष्ठावान है, वो पहले दफ्तर में कड़ी मेहनत करता था और उसके बाद बहु बाजार आकर जो है एक छोटी सी लैब में पहुंचता था, जहां वो अपनी इच्छा शक्ति के जोर पर जो है फिजिक्स साइंस को समृद्ध बनाने के लिए, उसे और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करता रहता था, कुछ ना कुछ कोशिश करता रहता था। उन्हीं दिनों वे वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वे वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि जब वे उस लैब में जाकर कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहते थे, तो उन्हीं दिनों जो है रामन का ध्यान किसकी ओर आकृष्ट हुआ? वाद्य यंत्रों की ओर, या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनकी ओर जो है उनका ध्यान हुआ। वे जो है उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो ध्वनियां आती थी, जो उसकी म्यूजिक होता था, जो उसकी साउंड्स होती थी, उसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजंस हैं, उसकी परतें खोलने में लग गए। यानी वो अब इस ओर बढ़ गए कि जो वाद्य यंत्र होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनमें जो ये ध्वनियाँ आती है वो कहाँ से आती है, कैसे आती है, इसके पीछे जो है वो लग गए और इसके जो परतें हैं उसका रहस्य खोलने लगे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया, जिसमें देशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे। अब लेखक बताते हैं कि अब जो है रामन ने बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का अध्ययन किया। उसमें केवल जो है हमारे देशी इंस्ट्रूमेंट्स ही नहीं थे, बल्कि विदेशी भी थे। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, चालो और पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए, वहीं वीणा, तानपुरा और मृदगम पर भी उन्होंने काम किया।
शोध कार्य कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, उन दौरान जो है उनके जो अध्ययन के दायरे में थे, यानी जिन पर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसमें वायलिन, चालो और पियानो भी थे। उसके अलावा जो है देशी इंस्ट्रूमेंट्स भी थे, जिसमें वीणा, तानपुरा और मृदगम जैसे इंस्ट्रूमेंट्स शामिल थे। उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्यों के तुलना में घटिया हैं। भ्रांति होता है संदेह। अब जो रामन हैं उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्यों चुना? क्योंकि उन दौरान जो है जो विदेशी इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, जो पश्चिमी देशों के इंस्ट्रूमेंट्स थे, उनमें जो है ये संदेह था कि वे ज़्यादा बेस्ट हैं देशी इंस्ट्रूमेंट्स की तुलना में। तो जो यहाँ पर वैज्ञानिक सिद्धांत है उनके आधार पर उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जो भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो हमारे अपने देशी इंस्ट्रूमेंट्स हैं म्यूजिकल, वो भी जो हैं देशी इंस्ट्रूमेंट्स को टक्कर दे सकते हैं, वो भी उतने ही अच्छे हैं जितने विदेशी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वाद्य यंत्रों की कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए। लेखक बताते हैं कि जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें जो कंपन होती है, उनमें जो साउंड्स आती हैं, उनके पीछे जो है जो मैथमेटिक्स यूज होता है, जो साइंस यूज होती है, उसके ऊपर जो है रामन ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने बहुत सारे शोध पत्र जो है वो प्रकाशित भी किए ताकि लोगों को जो है उनके बारे में ज्ञान हो और लोग जो है विदेशी इंस्ट्रूमेंट्स की ओर भागना बंद करें और अपने देशी इंस्ट्रूमेंट्स का भी प्रयोग करें, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा अच्छी साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उन्हीं दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद सृजित हुआ था। सृजित हुआ होता है रचना हुई, यानी वहां पर उसका निर्माण हुआ। तो लेखक बताते हैं कि उस जमाने के जो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे सर आशुतोष मुखर्जी, उन्हें जो है रामन के बारे में जानकारी मिली कि जो ये रामन हैं वो बहुत ज्यादा प्रतिभावान युवक हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्हें इस बारे में पता चला और उन्हीं दिनों जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी प्रोफेसर पद की रचना हुई थी, यानी उससे पहले जो है विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर नहीं होते थे और उन्हीं दिनों जो है ये प्रोफेसर पद जो है वहां पर निर्मित किया गया था। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर स्वीकार कर लें। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। समक्ष होता है सामने। अब जो मुखर्जी महोदय हैं उन्होंने रामन के सामने जो है एक प्रस्ताव रखा कि वे अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दें, और दूसरा प्रस्ताव क्या रखा कि वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद को स्वीकार कर ले, यानी वो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन जाएं। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव क्यों रखा? क्योंकि जो रामन है वो सरकारी नौकरी पद पर थे और उसके दौरान वो अपनी जो प्रयोग कर रहे थे उनमें वो ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। लेकिन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद पर रहकर वो वहीं पर शैक्षणिक संस्थान में रहकर बहुत सारे प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि विश्वविद्यालयों में जो है बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वहां पर जो है उन्हें बहुत सारा समय मिल सकता था अपने प्रयोग करने के लिए। लेकिन रामन के लिए जो है ये बहुत कठिन निर्णय था। उनके लिए कठिन निर्णय क्यों था? क्योंकि उस जमाने के हिसाब से वे एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे, जिनके साथ मोटी तनख्वाह और अनेक सुविधाएं जुड़ी हुई थी। क्योंकि उस समय में जो रामन है वो जिस सरकारी नौकरी पर थे वो एक बहुत अच्छी नौकरी मानी जाती थी, उसमें बहुत अच्छे पैसे मिलते थे और उसके साथ साथ बहुत सारी उसके साथ सुविधाएं भी जुड़ी हुई होती थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना हिम्मत का काम था। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि जो रामन है उन्हें सरकारी नौकरी करते हुए 10 साल बीत चुके थे, यानी वो 10 साल से सरकारी नौकरी कर रहे थे। अब ऐसी हालत में सरकारी नौकरी छोड़कर जो है उस नौकरी से कम पैसों वाली और कम सुविधाओं वाली जो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद की नौकरी थी उस पर काम करने का फैसला लेना जो है बहुत हिम्मत का काम था, क्योंकि अब उन्हें वो सारी सुविधाएं नहीं मिलनी थी और कम पैसे भी मिलने थे। तो जो है रामन के लिए ये फैसला करना कि सरकारी नौकरी छोड़कर प्रोफेसर का पद हासिल करना ये बहुत ज्यादा कठिन कार्य था। सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। अब लेखक बताते हैं कि जो रामन है उन्होंने सरकारी नौकरी की सुख सुविधाएं छोड़ दी सन 1917 में, और वे 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद की नौकरी में आ गए।
लेखक यहाँ बताते हैं कि रामन के लिए जो है सरस्वती साधना जो है सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। इसलिए उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पद की नौकरी ले ली। यहाँ पर सरस्वती की साधना से मतलब है कि जो वो अपना प्रयोग करना चाहते थे, यानी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर प्रयोग कर रहे थे, वो जो है उनके लिए सरकारी नौकरी से बहुत ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। कलकत्ता विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन, अध्यापन और शोध में बिताने लगे। अध्ययन होता है पढ़ना, और विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर रहते हुए उस शैक्षणिक माहौल में उनका पूरा समय जो है पढ़ने में, पढ़ाने में और अपने शोध कार्य में बीतने लगा था। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह का सवाल हिलोरे लेने लगा, तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, जिसकी परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। परिणति होता है प्रमाण। अब लेखक बताते हैं कि सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद जो उन्होंने प्रोफेसर पद लिया था, उस पे नौकरी करते करते उन्हें 4 साल बीत गए थे। और 4 साल बाद जब 1921 में एक दिन समुद्री यात्रा वे कर रहे थे, तो उसके दौरान जब उनके माइंड में जो है समुद्र के नीले रंग के होने की जो सवाल उठा था, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जो है प्रयोग शुरू कर दिए थे। और उसका प्रमाण जो है रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुआ। यानी जो उन्होंने ये इसका उत्तर निकाला कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, उस प्रमाण को जो है रामन प्रभाव की खोज के रूप में जाना जाता है। रामन ने अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। अब जब रामन जो है इस क्वेश्चन के पीछे पड़ गए कि समुद्र का रंग नीला ही क्यों होता है, तो उन्होंने जो है अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थ पर जो है प्रकाश की किरण को गुजारा और उसका अध्ययन किया कि जो प्रकाश की किरणें हैं जब वो किसी ठोस से गुजरती है या किसी तरल से गुजरती है, तो उसमें क्या प्रभाव होता है, उसमें क्या बदलाव आता है। उन्होंने पाया कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस द्रव्यदार पदार्थ से गुजरती है, तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। अब यहाँ पर जब वे खोज कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, तो उन्होंने पाया जो एक वर्णीय प्रकाश की किरण होती है, यानी आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, हमें जो है प्रकाश किस तरह का दिखता है, व्हाइट कलर का दिखता है। तो जो वो एक वर्णीय यानी एक कलर का हो, तो वो एक वर्णीय यानी एक कलर का होता है जो प्रकाश की किरण, जब वो किसी तरल या ठोस से गुजरती है, तो उसमें गुजरने के बाद जो है उसके कलर में, उसके वर्ण में परिवर्तन आता है। वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के प्रोटॉन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए उनके अणुओं से टकराते हैं, तो इस टकराव के परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। प्रोटॉन होता है प्रकाश का अंश या प्रकाश का कुछ भाग। तो यहाँ पर जो है, जो एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी ठोस या तरल से गुजरकर जो उसके कलर में परिवर्तन आता है, डिफ्रेंसिएशन हो जाती है, तो उसकी वजह उन्होंने क्या बताई? उन्होंने बताया कि जो एक वर्णीय प्रकाश की किरण होती है, जो ये व्हाइट कलर की किरण होती है, जब ये किसी प्रोटॉन से गुजरती है, यानी जब किसी प्रकाश के अंश से गुजरती है, किसी तरल या ठोस रवे से गुजरती है, तो जो वो ठोस और तरल के जो अणु होते हैं उसके अंदर टकराव के कारण जो है वो प्रकाश की किरण ऊर्जा का कुछ अंश मतलब अपनी एनर्जी का कुछ अंश जो है, कुछ भाग जो है या तो खो देती है या जो है उस अणु से कुछ हासिल कर लेती है। इसी कारण जो है उसमें परिवर्तन आता है। दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण में बदलाव लाती हैं। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश की होती है। वर्ण कहा जाता है रंग को। अब दोनों ही जो स्थितियां होती है, यानी तरल से गुजरने की या ठोस से गुजरने की, उनमें जो है प्रकाश के रंग में बदलाव आता है। अब जो एक वर्णीय प्रकाश की किरण होती है, यानी जो ये व्हाइट कलर की किरण होती है, इसमें सबसे अधिक जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है सबसे ज्यादा, वो होती है बैंगनी रंग के प्रकाश में। यानी बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है, जो बैंगनी रंग दिखाई देता है हमें प्रकाश में, वो जो है सबसे ज्यादा एनर्जी गेन करता है, उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है।
बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण का नंबर आता है। क्रमशः होता है क्रम के अनुसार, यानी नंबर वाइज। तो जो बैंगनी रंग होता है उसके बाद नीला, फिर आसमानी, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी और अंत में लाल रंग का नंबर जो है वो आता है। यानी आप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे पहले बैंगनी रंग है, फिर नीला है, फिर आसमानी है, फिर हरा है, फिर पीला है, फिर नारंगी है और अंत में जो है लाल रंग आ रहा है। इसी तरह से जो है प्रकाश की किरण जो है बंट जाती है। ये आपने जो है इंद्रधनुष में भी देखा होगा, जब बारिश होती है उसके बाद जब हल्की सी धूप निकलती है तो वहां पर जो है हमें इंद्रधनुष या रेनबो दिखाई देता है। तो वो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो पानी के छोटे छोटे कण होते हैं वो अभी आपके एनवायरमेंट में होते हैं और जब प्रकाश की किरण उन कणों से गुजरती है तो हमें जो है सामने जो है इस तरह का इंद्रधनुष दिखता है। उसमें भी इसी तरह के 7 रंग होते हैं। इस वजह से जो है लेखक बता रहा है कि रामन ने भी जो है अपनी खोज में ये बताया कि सबसे ज्यादा ऊर्जा बैंगनी रंग में होती है और फिर ये ऊर्जा घटते घटते जो है क्रमशः जैसे फिर नीले में, फिर आसमानी, फिर हरा, पीला, नारंगी और सबसे कम जो है लाल रंग में होती है। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक वर्णीय प्रकाश तरल या ठोस रवों से गुजरते हुए जिस परिमाण में ऊर्जा खोता या पाता है उसी हिसाब से उसके वर्ण परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ लेखक बताते हैं कि जो लाल वर्ण का जो प्रकाश होता है उसमें सबसे कम एनर्जी होती है और जब एक वर्णीय जो प्रकाश की किरण है जब वो किसी तरल या ठोस से गुजरती है और जब वो उसके अणुओं से टकराती है उसके परिणाम स्वरूप जो है जो ऊर्जा वो खोता है या पाता है, जो एनर्जी या तो वो खो देता है या कुछ पाता है, उसके हिसाब से जो है हमें वर्ण परिवर्तित दिखाई देते हैं। यानी जो ऊर्जा जो है उसने खो दी है वो हमें दिखाई नहीं देगी और जिसमें जो है उसने ऊर्जा गेन की है, जैसे हरे रंग में जो है उसने बाकी जो सारे कलर्स हैं उसकी ऊर्जा खो दी है और हरे रंग में जो है सबसे ज्यादा एनर्जी जो है ऑब्जर्व की है, इसलिए हमें वो हरा दिखाई दे रहा है। उसी तरह से लेखक यहाँ पर बता रहा है कि जो रामन है उन्होंने अपनी खोज में ये बताया, जो एक वर्णीय प्रकाश की किरण है जब वो किसी तरल या ठोस से गुजरती है तो उसमें जो वो एनर्जी खो देता है वो हम देखते नहीं है और जो रंग जो है ऊर्जा को गेन करता है वो जो है हमें दिखाई देता है, वो उस रंग को परिवर्तन कर देता है। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में आइंस्टाइन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया। प्रायोगिक होता है प्रयोग संबंधित, यानी जिस पर प्रयोग किया जा चुका हो। अब लेखक बताते हैं कि रामन की खोज की जो फिजिक्स के क्षेत्र में ये खोज थी वो जो है सबको हिला देने वाली थी। यानी इसका पहला जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ कि जो प्रकाश की प्रकृति है, जो प्रकाश की ये प्रकृति है, प्रकाश की ये प्रकृति है कि एक चीज से जब गुजरती है तो वो बिखर जाती है, वो अलग अलग रंगों में परिवर्तित हो जाती है। ये विचार किसने दिया था? आइंस्टाइन ने। लेकिन उन्होंने प्रयोग नहीं किया था, वो इसे साबित नहीं कर पाए थे। लेकिन रामन ने जो है आइंस्टाइन के इन विचारों को प्रयोग करके जो है उसको प्रमाण दे दिया था। ये जो है इसका सबसे पहला परिणाम हुआ। आइंस्टाइन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे, मगर आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। पूर्ववर्ती होता है पहले के और तीव्र धारा कहा जाता है तेज धारा को। अब लेखक बताते हैं कि आइंस्टाइन से पहले भी जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने प्रकाश को जो है एक तरंग के रूप में माना था, यानी एक वाइब्रेशन के रूप में मानते थे। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि जो प्रकाश है वो एक वाइब्रेशन की तरह नहीं है, उसके अंदर जो है बहुत सारे सूक्ष्म कण होते हैं जो तेज धारा के रूप में बहते रहते हैं। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की और उन्हें प्रोटॉन नाम दिया। रामन के प्रयोगों ने आइंस्टाइन की धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की किरण तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रभाव के रूप में व्यवहार करती है। अब लेखक बताते हैं कि जो ये आइंस्टाइन ने बताया कि प्रकाश जो है तरंग के रूप में नहीं है, वो बहुत ही सूक्ष्म कणों के रूप में है। उन सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टाइन ने बुलेट से की थी, यानी किसी गन से जो बुलेट निकलती है उससे की थी और उन्हें प्रोटॉन नाम दिया था, क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था जो ये सूक्ष्म कण है वो बहुत ज्यादा तेज गति से जो है बहते रहते हैं, इसलिए उन्होंने इसे बुलेट की तुलना की थी, इसकी तुलना, और इसे प्रोटॉन नाम दिया था।
रामन ने जो है अपने प्रयोगों से जो है आइंस्टाइन की इस धारणा को प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया था, उन्होंने इसे साबित कर दिया था। क्योंकि जो एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन जो है ये साफ तौर पर प्रमाणित कर रहा था कि जो प्रकाश की किरण है वो तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रभाव के रूप में व्यवहार करती है, वो कोई तरंग के रूप में या फिर वाइब्रेशन के रूप में नहीं है। रामन की खोज की वजह से पदार्थ के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। अब लेखक बताते हैं कि जो रामन ने ये खोज की थी उसकी वजह से जो है जितने भी पदार्थ होते हैं उनमें जो अणु होते हैं, परमाणु होते हैं, उनकी जो आंतरिक संरचना होती है उसकी जो अध्ययन किया जाता था वो अब आसान हो गया था। पहले उसे करना कठिन हो गया था क्योंकि पहले जो है लोग उनको तरंग के रूप में मानते थे प्रकाश को, लेकिन अब उन्हें पता था कि वो सूक्ष्म कण होते हैं जो टकराते हैं और जिस वजह से जो है परिवर्तन होता है। अब जो है उन्हें इस अध्ययन में जो है बहुत ज्यादा आसानी हो रही थी। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती है। इंफ्रारेड अवरक्त स्पेक्ट्रम विज्ञान को। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि इस काम के लिए पहले किसी अलग टेक्निक का सहारा लिया जाता था जिसका नाम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी था। इस तकनीक में जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती थी, इसमें गलतियां होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहती थी और एक सटीक जो है एक सही जो प्रमाण होता है उसे हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। रामन की खोज के बाद पदार्थ की आणविक और परमाणुक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। आणविक होता है अणुओं का और परमाणुक होता है परमाणुओं का। अब लेखक बताते हैं कि जो रामन है उनकी खोज के बाद अब जो है रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था अणुओं की और परमाणुओं की संरचना के अध्ययन करने के लिए, तो उस टेक्निक से बहुत ज्यादा आसान था। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना का सटीक जानकारी देती थी। सटीक होता है सही। अब लेखक बताते हैं कि जो ये रामन ने खोज की थी, इनकी जो तकनीक थी वो जो है उस पहले वाली तकनीक से जो है बहुत ज्यादा सही जानकारी देती थी। यानी पहले वाली तकनीक में आपको जानकारी हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और अंत में भी आप श्योर नहीं हो सकते थे कि वो जानकारी सही है या गलत है। लेकिन रामन की खोज में जो रामन ने दिखाया था उसके आधार पर जो है अणुओं और परमाणुओं की संरचना की जो सटीक जानकारी है वो हासिल की जा रही थी। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण प्रयोगशाला में करना तथा अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप में निर्माण संभव हो गया है। लेखक बताते हैं कि रामन की खोज के बाद आज के ज़माने में जो है पदार्थ को संश्लेषण करना लैब में और उनकी जो है अनेक जो उपयोगी पदार्थ होते हैं उनका कृत्रिम रूप जो है उनका डुप्लीकेट जो है निर्माण करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। और इसी टेक्निक के आधार पर जो रामन प्रभाव की खोज ने रामन को विश्व की चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में ला खड़ा किया। पुरस्कारों और सम्मानों की तो जैसे झड़ी सी लगी रही। रामन ने जो खोज की, जो रामन प्रभाव की खोज से प्रसिद्ध हुई, वो उस खोज ने जो है रामन को विश्व के जो गिने चुने वैज्ञानिक थे उनकी पंक्तियों में ला खड़ा कर दिया था। और लेखक बताते हैं कि रामन के पास जो है अब पुरस्कारों और सम्मानों की मानो झड़ी लग गई थी। उन्हें बहुत सारे सम्मान और पुरस्कार मिल रहे थे। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्यता से सम्मानित किया गया। सन 1929 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। लेखक बताते हैं कि 1924 में उन्हें रॉयल सोसाइटी की सदस्यता प्राप्त हुई और 1929 में जो है चंद्रशेखर वेंकट रामन को जो है सर की उपाधि प्रदान की गई और उसके बाद उनका नाम सर चंद्रशेखर वेंकट रामन पड़ गया। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेखक बताते हैं कि उन्हें जो है विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूश पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। लेखक बताते हैं कि उन्हें और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले जिसमें देशी ही नहीं बल्कि विदेशी पुरस्कार भी सम्मिलित थे, जिसमें जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूश पदक, फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस के अंतर्राष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि भी जो है उनके पुरस्कारों में शामिल थे।
सन 1954 में रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिल पाया है। अब लेखक यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि सन 1954 में जो है रामन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर लेखक ये भी क्लियर कर रहे हैं कि ये पुरस्कार आज तक जो है किसी भारतीय नागरिकता वाले वैज्ञानिक को नहीं मिल पाया है। यानी भारतीय नागरिकता वाले वैज्ञानिक जो है अब तक सिर्फ रामन है जिन्हें ये भारत रत्न दिया गया है। इन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। विज्ञान के क्षेत्र में उन्हें एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया। जागृत होता है जगाना। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि जो रामन है उन्हें जो है ये अधिकांश जो सम्मान है वो उस दौर में मिले जब भारत जो है अंग्रेजों का गुलाम था। और उन्हें जो मिलने वाले ये सम्मान है उसमें भारत को जो है एक नया आत्मसम्मान और एक आत्मविश्वास दिया कि जो भारतीय हैं वो कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं, वो गुलाम रहने के लायक नहीं है, उन्हें आजाद होना है। ये सारा क्षेत्र में जो है रामन ने एक नई भारतीय चेतना का जागरण किया था। उन्होंने लोगों के मन में जो है विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में जो है कुछ नया करने के लिए प्रोत्साहित किया था। भारतीय संस्कृति से रामन को हमेशा ही गहरा लगाव रहा। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। अक्षुण्ण होता है अखंडित, यानी जिसे तोड़ा ना जा सके। अब लेखक बताते हैं कि जो रामन है उन्हें जो है अपनी भारतीय संस्कृति से बहुत गहरा लगाव रहा है। उन्होंने कभी भी अपनी भारतीय पहचान को नहीं छुपाया है और किसी के बहकावे में आकर उन्होंने कभी अपनी भारतीय पहचान को बदलने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने अपने भारतीय पहचान को हमेशा अखंडित रखा है, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। उन्होंने इस तरह से जो है अपने आप को भारतीय पहचान में बनाए रखा। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपने दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे। कट्टर होता है दृढ़। अब लेखक बताते हैं कि जब रामन को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिल गई उसके बाद भी जो है उन्होंने दक्षिणी भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। यानी उन्होंने कभी भी पश्चिमी पहनावे को नहीं अपनाया। उन्होंने हमेशा अपने दक्षिणी भारतीय पहनावे को ही पहने रखा। लेखक बताते हैं कि रामन दृढ़ शाकाहारी थे। उन्होंने कभी मांस का सेवन नहीं किया और वे शराब से भी सख्त परहेज रखते थे। उन्होंने कभी भी शराब का सेवन भी नहीं किया था। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहां उन्होंने अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन किया। अब लेखक बताते हैं कि जब उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ तो स्टॉकहोम में जब वे गए तो वहां उन्होंने रामन प्रभाव पर अल्कोहल का प्रभाव प्रदर्शन किया। यानी उन्होंने अपने बारे में बताया कि वे अल्कोहल नहीं पीते हैं, उन्हें जो है अल्कोहल पसंद नहीं है। बाद में आयोजित पार्टी में जब उन्होंने शराब पीने से इनकार किया तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर रामन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्वादित करने में कोई असर नहीं छोड़ी तो रामन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने से परहेज क्यों। रामन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोगों और शोध पत्र लेखन तक सिमटा हुआ नहीं था। लेखक बताते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद की जो पार्टी आयोजित की गई थी उसमें जब उन्होंने शराब पीने से इनकार कर दिया तो उस पार्टी को आयोजन करने वाले एक आयोजक ने जो है हंसी मजाक में उनसे कहा कि रामन ने जब अल्कोहल पर जो है रामन प्रभाव का प्रदर्शन करके हमें आनंदित किया, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी कि हम जो है उसका आनंद लें, तो रामन पर जो है अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेखक यहाँ ये बताते हैं कि जो रामन है उनका जो वैज्ञानिक व्यक्तित्व है वो प्रयोगों और शोध लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था। वो बहुत ज्यादा वर्सटाइल थे। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चेतना के विकास के प्रति समर्पित थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा ही याद रहे जब उन्हें ढंग की प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफी संघर्ष करना पड़ा था। लेखक बताते हैं कि जो रामन है उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी
और वे देश में जो है वैज्ञानिक दृष्टि यानी जो साइंटिफिक जो आपकी नजरिया है वो उसे और साइंटिफिक जो आप सोचते हैं, साइंटिफिक जो रीजंस होते हैं उसके विकास के प्रति जो है वो समर्पित थे। यानी वो देश में जो है हर तरह से साइंस को अग्रसर करना चाहते थे, साइंस को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते थे। अपने शुरुआती जो दिन थे उनके वो उन्हें हमेशा याद रहते थे। यानी उन्होंने अपने शुरुआती दिन में कितना संघर्ष किया था, जब उन्हें ढंग की लैब नहीं मिलती थी, ढंग के इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलते थे, ढंग के उपकरण नहीं मिलते थे प्रयोग करने के लिए, वो उन्हें हमेशा ही याद रहा और शोध संस्थान की स्थापना की जो बेंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है। लेखक बताते हैं कि रामन ने जो है अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया था, इसलिए उन्होंने, ताकि दूसरों को संघर्ष ना करना पड़े, उन्होंने जो है एक बहुत ही अच्छी लैब जो है और एक शोध संस्थान जो है स्थापित किया जो बेंगलोर में है और वो उन्हीं के नाम पर चल रहा है जिसका नाम है रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका प्रारंभ की। अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया। लेखक बताते हैं कि भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए जो है उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक जो है एक शोध पत्रिका प्रारंभ की थी और लेखक के अनुसार जो है रामन ने अपने जीवन काल में सैकड़ों शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया था। यानी उन्होंने बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे उन्हें आगे की जानकारी दी थी कि उन्हें किस तरह से काम करना है, कैसे करना है, कौन से प्रयोग को किस तरह से करना है। उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया था। जिस प्रकार एक दीपक से अन्य दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफी अच्छा काम किया। लेखक बताते हैं कि यहाँ पर रामन जो है वो एक दीपक की तरह थे जिन्होंने अन्य बहुत सारे दीपकों को जलाया। यानी जैसे एक दीपक जलता है उसके द्वारा बहुत सारे दीपकों को जलाया जाता है और प्रकाश को फैलाया जाता है, उसी तरह से रामन भी एक उस दीपक की तरह थे जिसने बहुत सारे शोध छात्रों को उनका मार्गदर्शन किया और आगे चलकर जो है उन शोध छात्रों ने जो है बहुत अच्छा काम किया। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित हुए। विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन करते थे। लेखक बताते हैं कि जो वो शोध छात्र थे जिनका रामन ने मार्गदर्शन किया था, उन छात्रों में से बहुत सारे छात्र जो है आगे चलकर बहुत ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित हुए और रामन जो है विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए जो है करंट साइंस नामक जो है एक पत्रिका का भी संपादन करते थे ताकि लोग उस पत्रिका को पढ़े और साइंस के बारे में जाने, ताकि साइंस का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, लोग जो है साइंस के बारे में अपने नजरिए को बदले। रामन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था। उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को अलौकिक और प्रभावित किया। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। लेखक बताते हैं कि जो रामन प्रभाव है वो केवल प्रकाश की किरणों तक सिमटा हुआ नहीं था। उन्होंने जो है अपने व्यक्तित्व से जो है प्रकाश की किरणों से पूरे देश को प्रकाश और साइंस के बारे में जो है लोगों के नजरिए को बदला था। लेखक बताते हैं कि रामन की जो मृत्यु है वो 21 नवंबर सन 1970 को हुई थी और उस समय वे 82 वर्ष के थे। रामन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि की साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रही विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। प्रतिमूर्ति होती है अनुकृति, चित्र या प्रतिमा। लेखक बताते हैं कि जो रामन है वो वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि में जो है साक्षात एक प्रतिमा के रूप में थे, जिन्होंने हमेशा हमें ये संदेश दिया, ये मैसेज दिया कि हम जो है अपने आसपास जो घट रही प्राकृतिक घटनाएं हैं उसकी छानबीन जो है एक साइंटिफिक रीजन से करें। उसके अंदर जो है कुछ साइंटिफिक रीजन ढूंढे कि ये प्राकृतिक जो घटना घटी है उसके अंदर क्या साइंस है, क्या रहस्य छुपे हैं जिसकी वजह से ये घटना घटी है। तभी तो उन्होंने संगीत के सुरतार और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांत खोज निकाले। हमारे आसपास ऐसी ना जाने कितनी ही चीजें बिखरी पड़ी है जो अपने पात्र की तलाश में हैं।
लेखक बताते हैं कि तभी जो है रामन ने संगीत के सुरतार और प्रकाश की किरणों की चमक के अंदर जो है साइंटिफिक रीजंस खोज निकाले, ताकि जो है हम जो है ये सोचें कि जो ये ऐसी चीजें हैं उनके अंदर भी साइंस है। और हमारे आसपास ना जाने अभी भी इतनी कितनी सारी चीजें बिखरी हुई हैं जो अपने पात्र की तलाश में है, यानी जो अभी हमारी तलाश में की है, हम उन चीजों के अंदर कुछ ना कुछ साइंस ढूंढे, कुछ ना कुछ रीजंस ढूंढे कि वो चीज वैसी क्यों है। जरूरत है रामन के जीवन से प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन करने की। अब लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जरूरत केवल हमें इतनी है कि हम रामन के जीवन से कुछ प्रेरणा लें, रीजंस है उनका भेदन करें, उन्हें उजागर करें, लोगों के सामने लाएं और साइंस को सबसे आगे पहुंचाएं। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया है और आप अपने जीवन में रामन के जीवन से कुछ प्रेरणा लेकर कुछ आगे करने की सोचेंगे और अपने आसपास घट रही चीजों पर कुछ साइंटिफिक रीजंस ढूंढने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने की प्रेरणा लेंगे। धन्यवाद।